दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में कल जहां से शुरू किया हुआ था वहीं से आगे बढ़ता हूं। कल विकास के सिद्धांत में विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कल कुछ सिद्धांतों की चर्चा मैंने किया हुआ था, जिसमें सबसे पहले बात हुई थी आपकी विकास का दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इन सिद्धांतों की कल चर्चा हुई थी और जिसके अंतर्गत जो बात इसमें हुई थी दिशा का सिद्धांत, जिसमें शब्द आया था मस्तके ध्रुवमुखी या सिरपुच्छी। निरंतरता के सिद्धांत में व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन या कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। कहने का आशय कि विकास निरंतर गतिमान रहता है, कभी वो बंद नहीं होता। व्यक्तिगतता के सिद्धांत में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति और दिशा भिन्न भिन्न होती है। और अगला सिद्धांत जिसमें हम लोग चल रहे हैं, तो आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कल का खंड जो शुरू हुआ था वो था विकास के सामान्य सिद्धांत। जिसमें आज सबसे पहले बात करने चल रहे हैं क्रमिकता का सिद्धांत। तो क्रमिकता के सिद्धांत की बात यदि हम करें तो क्रमिकता के सिद्धांत में जो कहा गया है कि गति और भाषा संबंधी विकास के संबंध में ये बात की गई है। ये सिद्धांत विशेषकर किस पे आता है? गति एवं भाषा के संदर्भ में। तो गति और भाषा की जो बात हम करते हैं, तो विकास के क्रम के सिद्धांत में जो बात हुई थी कि इस सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुरूप विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होता है। इस सिद्धांत का जो रूप बताया कि वह एक व्यवस्थित एवं निश्चित क्रम में होता है। इस सिद्धांत का जो आशय है, और यह किसको फॉलो करता है, किसके संदर्भ में है, वो गति और भाषा के संदर्भ में बात करता है। कि अगर हम यहां बात करें तो गति अर्थात उसका गामक पक्ष, जो गामक पक्ष है, और भाषा विकास संबंधी, इन दोनों का अपना एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कल मैंने चर्चा किया था, भाषा की बात सबसे पहले बच्चा रोदन की बात करता है, रोना, रो के अपने भावों को संचारित करता है। उसके बाद वह धीरे धीरे कुछ रोने की ध्वनियों में परिवर्तन चलता है, फिर वह कुछ ध्वनियों को शब्दों के वर्णों के रूप में, अक्षरों के, और फिर उन्हीं अक्षरों की पुनरावृत्ति जैसे दा दा मामा बाबा इसकी करता है। वो 6 महीने के अंदर वो बलबलाने की बात करता है और धीरे धीरे वो मौखिक अभिव्यक्ति के क्रम में जाता है। तो उसका अपना एक निश्चित क्रम है और उसका अपना एक व्यवस्थित रूप है। उसी प्रकार गति पर भी ये क्रमिकता के सिद्धांत का रूप फॉलो होता है कि बच्चा पहले पलटना शुरू करेगा, खिसकना शुरू करेगा। खिसकने का मतलब पैर एड़ी को फंसा के सर की तरफ या सर को दबा के नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे वो जिसे हम आप कहते हैं बेके बेके अर्थात चतुष्पद की तरफ चलना, फिर किसी सहारे से और धीरे धीरे चलना और दौड़ना प्रारंभ करता है। तो इस तरह ये जो विकास की बात कही गई भाषा और गति के संबंध में कि उसका अपना एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम होता है। इसके बाद अगले सिद्धांत पर हम आते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है
परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत नाम से ही क्लियर है कि संबंध किससे, परस्पर। तो परस्पर किसका मतलब है कि बालक के जो विभिन्न पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक आदि के विकास में परस्पर संबंध होता है। मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, सांवेगिक विकास हुआ, या अन्य जो भी पक्ष हमारे हैं, चाहे वो नैतिक पक्ष हो, तो ये परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचि, उसकी जिज्ञासा, ध्यान या उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। और इतना ही नहीं, इन परिवर्तनों के साथ साथ उसका गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। शारीरिक विकास आपके बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है। गैरिसन ने तो यहां तक कह दिया कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण विभिन्न, यानी व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य, व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यानी ये क्या कहता है, पहली चीज तो ये कहता है कि बालक का चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे सांवेगिक विकास हो या नैतिक विकास हो, इन सब में क्या होता है, इन सब में परस्पर संबंध होता है। अर्थात ये एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। समान प्रतिमान अगला सिद्धांत हमारा चलता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न की बात करते हैं। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जो कहता है तो समान प्रतिमान के सिद्धांत में इसके अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। मुख्यतः ये प्रजातीय गुणों पर आधारित होता है। समान प्रतिमान का आशय क्या है, यह है मुख्यतः प्रजातीय गुण जितने भी हैं उन पर यह आधारित होता है। अर्थात जिस जाति, जिस योनि का बच्चा होगा उसी के समान प्रतिमान को विकास के द्वारा परिलक्षित करेगा। तो ये आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत है। उसके बाद अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, सामान्य बातें करेगा, फिर वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाता है। अब विकास का कोई भी पक्ष हो, चाहे वो गति संबंधी हो, मानसिक हो, तो बच्चा जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया करेगा वह सामान्य क्रिया और प्रतिक्रिया करेगा, और धीरे धीरे वह विशिष्ट क्रिया और प्रतिक्रिया की ओर अग्रसित होगा। अर्थात पहले सामान्य क्रिया करता है, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। जैसे नवजात शिशु
सबसे पहले वह पूरे शरीर को संचालित करता है, वह पूरे शरीर को संचालित करता है और संचालन करता है। किसी वस्तु को प्राप्त करना होता है, उसे लेना होता है, उठाना होता है, तो वह पूरे यानी सभी अंगों को एक साथ उद्यत करता है। लेकिन आगे चल के उसी को उठाना होगा तो वह एक हाथ या कुछ उंगलियों के सहारे वो उठा लेता है। इस पर आपके टेट और सीटेट में बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं कि बच्चा प्रारंभ में दोनों हाथों से रोटी खाता है, लेकिन बाद में चलकर वह दोनों हाथ को छोड़ दीजिए, वह सिर्फ कुछ उंगलियों के सहारे ही खाना प्रारंभ करता है। यह विकास के किस सिद्धांत को परिलक्षित करता है? तो यह इसी सिद्धांत को दर्शा रहा है कि पहले वो सामान्य अर्थात दोनों हाथों का उपयोग कर रहा है, लेकिन आगे चलकर वह विशिष्टता के क्रम में आ जाता है और विशिष्ट क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, जिसके आधार पर वह अब कुछ उंगलियों के आधार पर ही खाने की यानी रोटी तोड़ने और खाने की क्रिया को संपादित कर रहा है। अगर कहा जाए कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं, एक नहीं, हम सब अवस्था की बात कर रहे हैं कि विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट करने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। बालक की छोड़ दीजिए, अगर हम आप अपने उदाहरण लें, हमको आपको कोई काम करना होता है तो उसकी विशिष्टता में जाने के पहले हम एक दूसरे से कहते हैं कि पहले उसकी एक आप सामान्य जानकारी ले लीजिए, तब हम उसके विशिष्ट पक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब हम बाल विकास यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वह पहले कोई भी क्रिया करेगा तो वह उसकी सामान्य प्रतिक्रिया और फिर बाद में चलकर वो क्या करता है, उस पर विशिष्ट प्रतिक्रिया को संपादित करता है। अगला सिद्धांत की बात हम करें तो अगला एक सिद्धांत है परमार्जितता का सिद्धांत। तो परमार्जितता का सिद्धांत क्या कहता है? परमार्जितता का सिद्धांत, परमार्जितता का सिद्धांत क्या है कि परमार्जितता का सिद्धांत यदि देखा जाए तो विकास की गति और दिशा में परिवर्तन संभाव्य की बात करता है। अर्थात बालक में जो विकास का क्रम है, जो विकास की गति है, हम उसे परिमार्जित कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा वृद्धि और विकास की वांछित दिशा को, विकास की और वृद्धि की वांछित जो उसकी गति है, उसकी वांछित दिशा हम प्रदान कर सकते हैं, या और तीव्र गति से हम उन्मुख कर सकते हैं, अर्थात उसे हम और अधिक परिमार्जित कर सकते हैं। और अगला सिद्धांत यह है वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, या वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल का सिद्धांत। यह भी बहुत पूछा जाता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, या अंतःक्रिया के स्थान पर के गुणनफल का सिद्धांत। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया या गुणनफल का सिद्धांत।
तो इसके अंतःक्रिया का अभी आधार में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रमुख आधार या दो प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। जब तक ये दोनों आपस में अंतःक्रिया नहीं करेंगे अर्थात गुणित रूप में नहीं आएंगे, तब तक बच्चे का सही विकास नहीं हो पाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण वंशानुक्रम क्या करेगा, वंशानुक्रम सीमाओं को निश्चित करेगा, जिनके आगे बालक का विकास नहीं होगा। और इसी प्रकार वातावरण क्या करता है, वातावरण उसे साधन मुहैया कराता है, उसे प्रक्रिया कराता है। तो ये जैसे वहां बात हुई थी, ये क्या करता है, ये परिपक्वता, और ये क्या करता है, ये अधिगम। बच्चे का अधिगम तभी संभव होगा जब उसमें उस अधिगम के योग्य मैच्योरिटी होगी, परिपक्वता होगा। अगर कम आयु के बच्चे को हम अधिक आयु के तथ्यों को देना चाहें, या यूं कह दें कि कक्षा 3 का बच्चा है और उसे आप कक्षा 6 के बच्चे की विषय वस्तु को पढ़ाना चाहेंगे, तो वह आपका समस्त प्रयास क्या होगा, निरर्थक होगा, क्योंकि बच्चा अभी उस लेवल पर, उस स्तर पर परिपक्व नहीं है, या यूं कह दें मैच्योर नहीं है। तो कहने का आशय है कि जैसे उसकी परिपक्वता होगी उसी के आधार पर वातावरण से वो अधिगम करेगा, और वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणित रूप है या उसकी जो अंतःक्रियाएं हैं आपस में, उन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर विकास संभव होता है। इसके बाद अंतिम एक सिद्धांत आता है कि विकास लंबवत व सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। तो इसे दो नामों से किताबों में आपको मिलेगा, एक मिलेगा वर्तुलाकार सिद्धांत और एक सिद्धांत नाम मिलता है चक्राकार सिद्धांत। एक नाम मिलता है वर्तुलाकार या दूसरा नाम मिलता है चक्राकार। वर्तुल क्या होता है, वर्तुल का शेप ये विकास की 3 अवस्थाओं को परिलक्षित कर रहा है। ये जो सीधी रेखा आ रही है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये शैशवावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ये बाल्यावस्था को परिलक्षित कर रहा है, और पुनः जो सीधी रेखा निकल रही है ये किशोरावस्था को परिलक्षित कर रहा है। शैशवावस्था सीधी रेखा है, कोई भी चीज जब तीव्र गति से निकलती है तो वो एक सरल रेखीय रूप में निकलती है। तो यहां पर क्या होगा, विकास की गति क्या होगी, तीव्र होती है। बाल्यावस्था में आकर वह गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। पानी अगर आप लोग कभी बहते हुए देखे होंगे तो जहां नीचे गड्ढा होता है, देखिए पानी जाके वहां राउंड करके फिर आगे की ओर जाता है, तो ये वही स्थिति। और जहां पे भी ठहराव होगा वहां संकलन होगा, तो ये उसी को परिलक्षित कर रहा है, एक पठार का शेप दे रहा है। तो यहां मंद है। और किशोरावस्था में विकास की गति क्या होती है, पुनः तीव्र हो जाती है। और ये जो शेप निर्मित करता है, जो आकार निर्मित कर रहा है, ये आकार वर्तुल कहा जाता है, वर्तुलाकार रूप कहा गया है। इसीलिए विकास को वर्तुलाकार कहा गया। पहले ही मैंने बोला कि विकास की गति या विकास लंबवत व सीधा न होकर, ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से है, ना वो इस तरह से, बल्कि वो किस तरह से है, वो वर्तुल शेप में है। तो लंबवत व सीधा ना होकर क्या होता है, वर्तुलाकार। अब एक नाम इसका आता है चक्राकार। चक्राकार क्यों कहते हैं, आप लोगों ने साइकिल का क्रैंक देखा होगा, बाइक का चैन स्पॉकेट देखा होगा या क्रैंक देखा होगा। तो जो क्रैंक होता है तो आप देखिए वो इस तरह से चल के इस तरह से आपका बनता है। तो ये
उसी चक्र का शेप में होता है। ये वर्तुल यहां तो हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया, वहां पे ये होता है, इसीलिए ये एक चक्र का शेप देता है और इसलिए इस सिद्धांत को हम चक्राकार सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरह ये आपके प्रमुख सामान्य सिद्धांत थे। अब सीधे हम आ जाते हैं विकास की अवस्था। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो विकास की अवस्थाएं अपने यहां कोर्स में 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन सामान्य रूप से जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की अवस्थाओं को यदि देखा जाए तो इसे हम 2 क्रम में देखते हैं। एक अवस्था है जन्म से पूर्व और एक है जन्म के पश्चात। जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात। एक प्रश्न डीएलएड में तो सामान्य तौर पे कई बार पूछा गया है कि विकास का प्रारंभ होता है, तो विकास का प्रारंभ जन्म के पूर्व से होता है। तो यहां जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात, हमारा जो कोर्स कंटेंट आगे का है, पाठ्य वस्तु, वो जन्म के पश्चात का है। लेकिन यहां एक हल्की सी चर्चा मैं जन्म के पूर्व की करता हूं। जो विकास के सिद्धांत में दिशा के सिद्धांत की बात आई थी, जहां पर मस्तके धोमुखी और सिरपुच्छी की बात आई थी, तो यहां उसका उल्लेख मिलता है। तो जन्म से पूर्व, जिसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, इसे तीन भागों में या 3 अवस्थाओं में बांटा गया। पहली अवस्था जो होती है वह गर्भधारण से प्रथम 2 सप्ताह। पहली अवस्था जो होती है वो गर्भधारण से 2 सप्ताह, 2 वीक। दूसरी अवस्था जो होगी वो तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। और तीसरी अवस्था 9वें सप्ताह से 1 तक। ये बायोलॉजिकल टर्म है। पहला आपका ये डिंबावस्था कहा गया, जो गर्भधारण से 2 सप्ताह। फिर तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह की बात करें तो ये आपका पिंडावस्था है। यहां तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को कहा गया है परिवर्तन की अवस्था। दूसरी अवस्था जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है, यही आपकी परिवर्तन की अवस्था है। और यहीं पर वो शब्द आपको मिलता है जो कल चर्चा में आया था सिद्धांत में, मस्तके धोमुखी। अर्थात ये मस्तके धोमुखी आया कि सबसे पहले इसी में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का सिर निर्मित होता है। और तीसरी अवस्था 9वें सप्ताह से जन्म तक की अवस्था है, जिसे भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। तो ये तो एक सामान्य जानकारी हमने रखी। और जन्म के पश्चात जो मानव विकास की बात की गई है, उसकी 4 अवस्थाएं, जन्म के पश्चात 4 अवस्थाओं की सामान्य तौर पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया, लेकिन यहां हम सिर्फ सामान्य की बात करके आगे बढ़ रहे हैं। तो
जो 4 अवस्थाएं बताई गई जन्म के पश्चात, पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी आपकी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था सामान्य रूप से जो माना गया है मनोवैज्ञानिकों ने, जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष और ये 18 प्लस 18 के बाद। तो हमारे आपके यहां जो कोर्स है बाल विकास में हमको आपको ये 3 अवस्थाओं को पढ़ना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहां एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, मनोविज्ञान में जहां पे भी कालक्रम का निर्धारण होगा, कई किताबों में और कई बच्चों के द्वारा ये अक्सर मिलता है, जो जन्म शब्द आता है वहां पर वो 0 लिख देते हैं। तो 0 किसी भी आशय में उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि विकास की प्रक्रिया तो जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो गई है, तो 0 आने का सवाल ही नहीं है। तो यहां जब भी आप उल्लेख करिएगा वो जन्म से, जैसे अक्सर मैं देखता हूं जीन प्याजे को पढ़ा जाता है या किन्हीं अन्य मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा जाता है, और विशेषकर जीन प्याजे में ये मिलता है कि वो जब अवस्थाओं का विभाजन करते हैं, चारों अवस्थाओं को बताते हैं, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रिया, मूल संक्रिया और औपचारिक संक्रिया। तो जो संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था की बात करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, वहां पर ज्यादातर हम देखते हैं कि वो 0 से उल्लेखित करते हैं। नहीं, 0 से कभी मत कीजिएगा, ये हमेशा जन्म से। तो जो सामान्य विभाजन है शैशवावस्था का, जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो अब इसी क्रम में हम एक एक अवस्था को लेते हैं, उनकी विशेषता और शिक्षा के स्वरूप की बात करते हुए फिर हम पक्षों पर आगे आते हैं। तो अब इससे आगे हम चलते हैं शैशवावस्था के बारे में। अगला खंड हमारा चल रहा है शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड। तो शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण अंग है या विकास की अवस्था का महत्वपूर्ण खंड है। तो इसका यानी शैशव काल का जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। इसके संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जे न्यूमैन की। जे न्यूमैन ने कहा था 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जे न्यूमैन ने पहला कहा 5 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है? शरीर और मन, शरीर व मन दोनों के लिए क्या होती है? बड़ी ग्रहणशील होती है। इसका आशय इस समय जो कुछ भी किया या सिखाया जाता है उसका प्रभाव तत्काल अर्थात तुरंत पड़ता है। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने भी इसके बारे में कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड ने, मनोविश्लेषणवादी फ्रायड ने कहा था
कि जो कुछ भी बनना होगा, जो कुछ भी बनना होगा वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कथन कहा, उनका कथन क्या है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, अर्थात वो आधार का काम करता है। एडलर ने शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। तो इस तरह से देखिए, जे न्यूमैन, फ्राइड और एडलर, इन सब के आधार पर क्रो एंड क्रो की भी एक कोटेशन मिलता है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो कही गई हैं, ये तो पूरी शैशवावस्था के रूप में, और इन सब के आधार पर यदि हम कह दें तो शैशवावस्था क्या है, जीवन का आधार बन जाता है। इन सब के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि शैशवावस्था क्या है, जीवन का आधार। शैशवावस्था क्या है, जीवन का आधार बन जाता है। अब शैशवावस्था पर हरलॉक की एक परिभाषा, हरलॉक ने एक परिभाषा दिया कि शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी पीरियड जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। दो सप्ताह से या 2 सप्ताह के पश्चात बालपन, बेबीहुड प्रारंभ होता है, जो 2 वर्षों तक चलती है। पहला क्या कहा, यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह के बाद बालपन अर्थात बेबीहुड आरंभ होता है, जो 2 वर्षों तक चलता है, और 2 वर्ष के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष की आयु तक चलती है। तो शैशवावस्था के संबंध में हरलॉक ने जो अपनी परिभाषा दी शैशवावस्था पर, इसमें इन्होंने 3 रूपों में शैशवावस्था की बात की। यानी सामान्य रूप में जो कहा गया है वो जन्म से 6 वर्ष की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जन्म से 2 सप्ताह ये वास्तव में शिशुकाल है, इन्फेंट पीरियड, और 2 सप्ताह के बाद और कहां तक, 2 वर्ष तक ये जो होता है ये बालपन, बेबीहुड, और 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से बुलाया। उसे क्या कहा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब अगर आप लोगों को याद हो तो यूपी टेट 2016 का एक प्रश्न था, बहुत परेशान किया था, जिसमें यह कहा था कि वास्तविक शैशवकाल निम्न में से कौन सा है। तो उसमें कई विकल्प थे। एक विकल्प था जन्म से 2 वर्ष, और वही उसका उत्तर था। तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक की परिभाषा के अनुसार बालपन तक का ये पीरियड जो है ये आपका क्या हुआ, वास्तविक शैशवकाल या वास्तविक शैशवावस्था। और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक उन्होंने क्या कहा था, उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था माना था।
अब यहां पर शैशवावस्था पर एक विचार और मिलता है, एक प्रश्न और बनता है। शिशु, शैशवा काल का मतलब क्या है? शिशु काल। तो शिशु को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? इन्फेंट, जो लैटिन वर्ड इन और फैरी से बना है। ये लैटिन शब्द इन और फैरी से बना है। इनका वहां पर इन का आशय क्या है? नहीं, और फैरी का आशय है बोलना। अर्थात जब तक बच्चा शुद्ध रूप से बोल नहीं पाता तब तक वह शैशव काल में रहता है। यानी अगर इसकी बात किया जाए न बोलने की, तो जो बच्चा वाचन की बात, बोलने की बात कर रहे हैं, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो जो शुद्ध रूप में नहीं बोल पाता, तो मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि यह अवस्था आती है जन्म से 3 वर्ष। अगर प्रश्न यह बनता है कि भाषा विकास ये किसके क्रम में है? भाषा विकास। भाषा विकास के क्रम में यदि हम बात करें कि अगर भाषा विकास के क्रम में कहा जाए कि वास्तविक शैशव काल की आयु क्रम क्या है, तो वो आपका आएगा जन्म से 3 वर्ष। इसके बाद बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं की, कि उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं। तो शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषता है, इस समय शारीरिक विकास में तीव्रता। तो पहली विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता। और प्रथम वर्ष यदि देखा जाए तो लंबाई और भार दोनों में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होती है। अगर प्रथम वर्ष में शिशु के देखें तो यहां 2 चीजों में, लंबाई और भार, इन दोनों में तीव्र वृद्धि होती है। उसके आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, कर्मेंद्रियों आदि में भी क्या होता है? उत्तरोत्तर ग्रेजुअल डेवलपमेंट, उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। फिर दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? अपरिपक्वता। अपरिपक्वता या इमेच्योरिटी। इस समय शिशु शारीरिक और बौद्धिक रूप से असहाय स्थिति में रहता है। भोजन या अन्य कोई भी आवश्यकता होती है, वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और स्नेह या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए क्या होता है? क्योंकि अपरिपक्व है तो इसकी वजह से वह दूसरों पर निर्भर रहता है। तो अपरिपक्वता के साथ साथ अगली विशेषता क्या हो जाती है? पर निर्भरता। यहां क्या है? बच्चा पूर्णतः असहाय, अर्थात वह कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर सकता, जिसके लिए वह क्या होता है? दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। तो अगली विशेषता उसकी होती है पर निर्भरता की विशेषता। माता पिता व अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। परिवार के जो भी सदस्य हैं वह उन पर निर्भर है, चाहे भोजन हो, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करना हो, प्रेम हो, स्नेह हो, सहानुभूति हो, वह सब कुछ के लिए दूसरों पर क्या होता है? पर आश्रित होता है।
अगली जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है वह है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यहां से भी खूब प्रश्न आया है कई बार, टेट, सीटेट और बीटीसी हर जगह। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार अक्सर आता है कि शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार संवेगात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक आदि आदि। तो इस समय बच्चे का व्यवहार क्या होगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा। भूख लगने पर रोना, क्रोधित होना, या जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को वो मुंह। मूल प्रवृत्ति से संबंधित यदि हम बात करें तो मूल प्रवृत्ति वह है कि जिसका हम अर्जन नहीं करते, जिसे हम सीखते नहीं, बल्कि जन्म से ही वो गुण हमें प्राप्त होता है और उन्हीं के आधार पर वह अपना व्यवहार। मैकडूगल ने तो मूल प्रवृत्ति को ही सर्वप्रमुख स्थान देते हुए उन्होंने मूल प्रवृत्ति पर आधारित अपने पूरे संवेग के प्रकार को उल्लेखित किया। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 प्रकार के संवेग की बात की। तो इस समय बच्चे का व्यवहार क्या होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, अगली विशेषता कौन सी है? मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता का मतलब जो मेंटल प्रोसेस है, मानसिक क्रियाएं हैं, वो अत्यंत तीव्र होती हैं, चाहे वो ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि, ये बहुत तीव्र गति से विकसित होता है। यहां गुड एनफ एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं, गुड एनफ मानसिक क्रियाओं की तीव्रता के संबंध में उनका कथन है कि व्यक्ति का जितना विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी जितना भी विकास होना होगा, व्यक्ति का जितना विकास होना होता है उसका आधा, गुड एनफ का कहना है कि 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो इसी से हम ये चीज समझ सकते हैं कि मानसिक विकास इस अवस्था में कितनी तीव्र गति से होता है। अगला बिंदु आपका है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगली विशेषता आपकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया, इस समय बच्चे में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, या यूं कह दें कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। ये गैसेल का कोटेशन है। किसका कोटेशन? गैसेल। कि प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, अर्थात शैशवावस्था में इतना सीख लेता है उसका आधा ही वह बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीखता है। या दूसरे रूप में कहें कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चा जितना सीखेगा उसका 2 गुना वह शैशवावस्था में सीख लेता है। एक विशेषता की बात हम और कर लेते हैं, कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता
तो इस समय बच्चा क्या होता है, अत्यधिक कल्पनाशील होता है। शिशु में कल्पना की मात्रा अधिकाधिक पाई जाती है। वह कल्पना जगत में ही विचरण करता रहता है या कल्पना जगत में ही घूमता रहता है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को, थॉर्नडाइक ने कहा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में वह प्रायः अर्ध स्वप्न की हालत में रहता है, अर्थात सत्य असत्य में अंतर न कर पाना या कल्पना की अधिकता के कारण वह अक्सर झूठ बोलता है। और रॉस ने तो यहां तक कह दिया कल्पनाशीलता के बारे में कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही जीवन की कठोरता को दूर करता है। तो ये जो आपके प्रमुख विशेषताओं में से इन 6-7 विशेषताओं की मैंने बात की है, तो उस समय को देखते हुए अब उससे आगे जो 2-4 बिंदु और हैं उनकी चर्चा, और उसके साथ साथ कल जो मैं देखूंगा, जरा सा आप बुक पलटे रहिएगा, तो इनके अतिरिक्त जो बची हुई विशेषताएं हैं वो, और शैशवावस्था में इन विशेषताओं के आधार पर शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कल हम इसकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद।